प्रायश्चित। अरे सर, आप कोई विशेष बात तो नहीं, कोई आवश्यक कार्य तो नहीं आ गया था? किसी डॉक्यूमेंट्स विशेष की आवश्यकता तो नहीं पड़ गई? घबराते हुए अमित ने कई सारे प्रश्न एक साथ पूछ डाले। नहीं अमित, तुम कई दिनों से छुट्टी पर थे, इधर से निकल रहा था तो सोचा मिलता चलो। क्या बात है, कुछ परेशान दिख रहे हो? मैंने अमित को आश्वस्त करते हुए पूछा। क्या बताऊं सर, पत्नी की अस्वस्थता ने मुझे तनावग्रस्त कर दिया है। अब आपसे क्या छुपाना। डॉक्टर कहते हैं मेरी पत्नी डिप्रेशन से ग्रसित है। इनके जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसने इन्हें प्रभावित किया है। तभी से इनके अंदर उदासी, निराशा, अपराध बोध और स्वयं के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई है। अमित ने पूरा विवरण बताया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके मन में कोई कश्मकश हो जिसके कारण ये डिप्रेशन में चली गई हैं? मैंने कुछ और जानने की कोशिश की। सर, इनकी मानसिक स्थिति के लिए जिम्मेदार दुर्घटना को तो मैं जानता हूँ। अब आपसे क्या छुपाना सर। बात यह है कि जब इनका विवाह, अमित इसके आगे कुछ कहता है, इसके पहले ही उसकी बेटी ने किसी काम से उसे अंदर बुला भेजा। सर, मैं अभी आया, तब तक आप यह एल्बम देखिए। मुझे एल्बम थमाते हुए अमित भीतर चला गया। मैं तस्वीरें देखने लगा। पहले की कुछ तस्वीरें संभवतः अमित के बचपन और परिवार वालों की थी। बाद की तस्वीरें अमित के विवाह की थी। मुझे उन तस्वीरों में से कुछ जगहें न जाने क्यों परिचित सी लगी। एक फोटो जिसमें बारात किसी मंदिर के प्रांगण में रुकी थी, वो देखकर लगा कि मैं पहले भी इस स्थान पर जा चुका हूँ। फिर द्वाराचार के समय का फोटो देखकर तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि ऐसी ही एक तस्वीर तो मेरे पास भी है। मैं अभी इसी सोच में था कि अमित वापस आ गया और जलपान के लिए आग्रह करने लगा। मैंने बात पुनः प्रारंभ कर दी। हाँ अमित, तुम कह रहे थे कि विवाह। सर, मेरी पत्नी की कश्मकश उसके विवाह के कारण उत्पन्न हुई है। यही कारण है कि विवाह से जुड़े किसी भी विषय पर विचार विमर्श करते ही वह असहज हो उठती है। जानते हैं इस बार क्या हुआ? मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। सर, मेरी बेटी हर्षिता के विवाह की बात चल रही है, किंतु वे लोग एक बुलेट को लेकर विवाह टाल रहे हैं। मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है और जिस दिन से मेरी पत्नी रचना ने यह बात सुनी है, उसी दिन से वह असहज हो उठी है। बस एक ही बात उसके मन में मस्तिष्क में छाई हुई है। कहती है जैसे मेरी शादी टूट गई थी, वैसे ही हर्षिता की शादी भी नहीं होगी। तुमने समझाने की कोशिश नहीं की? समझाने से ही समस्या सुलझ जाती तो फिर क्या बात थी? अमित बिल्कुल हताश निराश लग रहा था। नहीं अमित, हताश न हो और ऑफिस के कामों की भी चिंता न करो। पहले रचना की उचित देखभाल करो। मुझे अपना बड़ा भाई समझना, अधिकारी तो मैं केवल ऑफिस में हूँ। मैंने अमित को साहस दिया और फिर घर वापस आ गया। घर लौटा तो हृदय में एक बेचैनी थी। अमित के विवाह स्थल की फोटो ने मुझे बेचैन कर दिया था। मन में उठे संदेह की पुष्टि के लिए मैंने भी अपनी पुरानी तस्वीरों को निकाला, जो मेरे दुखद वैवाहिक जीवन के प्रारंभ और अंत की मूक साक्षी थी। और मेरा संदेह सच में बदल गया, क्योंकि अमित के विवाह की तस्वीरें ठीक उसी स्थान की थी जहाँ वर्षों पूर्व मैं भी दूल्हा बनकर गया था। किंतु होने को तो कुछ और ही मंजूर था। मैं उन तस्वीरों में डूबता चला गया और मेरे सम्मुख आज से 24 वर्ष पुराना दृश्य मानो पुनर्जीवित हो उठा। द्वाराचार के लिए मैं पीढ़े पर बैठा था। पंडित जी विविध मंत्रोच्चार किए जा रहे थे। रात 10 बजे वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए दोनों पक्षों के लोग आंगन में जुटे थे। जब कन्यादान के लिए कन्या को बुलाए जाने की बात हुई तो एकाएक मेरे फूफा जी ने मेरे बाबूजी के कान में कुछ कहा और बाबूजी ने कार्यक्रम को बीच में ही रोककर कहा, पाठक जी, विवाह पूर्व ही तय हुआ था कि मोटरसाइकिल भी उपहार में दी जाएगी, पर लगता है आप वह बात भूल रहे हैं। मेरे बाबूजी ने अपनी निर्लज्जता और लोभ दोनों एक साथ प्रकट कर दिए। तिवारी जी, परिस्थितियों के कारण अभी कुछ नहीं कर पाया हूँ, किंतु वचन दिया है तो अवश्य पूरा करूँगा। विश्वास कीजिए, गौने में अवश्य दे दूंगा। कन्या के पिता ने अत्यंत ही दयनीय और कातर वाणी से अनुरोध किया, किंतु मेरे बाबूजी अपने ही जिद में पर अड़े रहे। बात बढ़ती गई। मुझे आदेश दिया गया कि विवाह वेदी पर से उठकर बाहर आ जाओ। मैं हिचकिचाया, कुछ कहना चाहा, किंतु उस सनक ने मानो बाबूजी को शैतान बना दिया था। बलपूर्वक मुझे मंडप से बाहर कर दिया गया। एक बार मान मनोवल का प्रयास फिर हुआ, किंतु व्यर्थ। बाबूजी ने आदेश दे दिया कि बारात वापस जाएगी। उनके इस अशोभनीय निर्णय के प्रति मैं न जाने क्यों कोई प्रतिरोध नहीं प्रकट कर पाया। बारातियों ने भोजन बीच में ही छोड़ दिया। तंबू कनात उखाड़े जाने लगे। बैंड वाले सहम कर ढोल नगाड़े समेटने लगे।
लोग अपने अपने सामान समेटने लगे और क्षण भर में सारा दृश्य ही परिवर्तित हो गया। कहाँ मंगल गान, नाच गाना, गाना खाना पीना, और कहाँ पल भर में ही हाहाकार। कन्या के पिताजी कभी मेरे चरणों पर तो कभी बाबूजी के पैरों पर अपना मस्तक पटकते रहे, किंतु कोई परिणाम न निकला। मुझसे कहने लगे, बेटा तुम ही समझाओ बाबूजी को। मैं अपना वचन अवश्य पूरा करूंगा। मेरी प्रतिष्ठा और लड़की के जीवन को इस प्रकार तिरस्कृत और अपमानित होने से बचा लो। मैं कुछ कहता इसके पूर्व ही मेरे बाबूजी ने किंचित क्रोधित होकर टोका, तय कर लो किसकी प्रतिष्ठा रखनी है, अपने बाप की या उसकी जो अभी तुम्हारा कुछ नहीं। मेरी प्रतिष्ठा रखना चाहते हो तो कार में बैठो। मैं बेजान सा जाकर कार में बैठ गया। रात में ही बारात वापस लेकर बाबूजी यूं लौटे मानो कोई प्रबल शासक किसी छोटे से राज्य को रौंद कर वापस जा रहा हो। वापसी की यह यात्रा मैंने घोर मानसिक संतरास में पूरी की। क्या होगा उस लड़की का, कौन विवाह करेगा उससे? मैं अपने निर्णय के इस अमानवीय निर्णय का विरोध क्यों नहीं कर सका? मस्तिष्क में विचारों का ज्वार भाटा चल रहा था। मेरी कल्पना में अपनी वैवाहिक त्रासदी का एक दृश्य बार बार कौंधता रहा। सोचता था उस घर के लोगों पर क्या बीत रही होगी। मेरे बाबूजी की मिथ्या दम ने उस परिवार को इस प्रकार अपमानित किया कि निर्जीव मोटरसाइकिल की मांग को मनवाने के प्रयास में एक सजीव नारी की मांग को सुनी ही छोड़ आए। क्या बीत रही होगी उस युवती पर? कहीं वह आवेश में आत्महत्या न कर बैठे। इस विचार मात्र से मैं सिहर उठा। एक बार सोचा कि मैं अकेले ही जाऊं और उसे अपनी पत्नी बना लाऊं, किंतु अंतर मन ने टोका, लोग क्या कहेंगे? बाप का ऐसा स्वाभिमान कि बेटे को विवाह मंडप से उठा ले गया और वही बेटा अब विवाह करने आया है। यह तो थूक कर चाटने वाली बात हो गई। कहीं कन्या पक्ष के लोगों ने मुझे अपमानित कर वापस भेज दिया तो? रात को भोजन भी नहीं किया। यह मनोदशा मानो मुझे पागल बनाए जा रही थी। अगले दिन ही वापस नौकरी पर जाने का निश्चय कर लिया। चलते समय बाबूजी ने कहा, ठीक है जाओ बेटा, और हाँ निराश मत होना, अच्छे रिश्ते आएंगे। उन कंगलों से तो मुक्ति मिली। वापस आने पर नौकरी फिर शुरू हो गई। जब तक कार्यालय में रहता मन काम में उलझा रहता, किंतु घर लौटते ही एक अपराध बोध से ग्रसित हो जाता था। उस लड़की के प्रति हुए अपमान और अपराध के लिए मैं अब स्वयं को दोषी मानने लगा था। इसी मनोदशा में करीब 1 महीने बाद ही बाबूजी की एक चिट्ठी आई। प्रिय सर्वेश, 15 दिनों की छुट्टी लेकर आ जाओ। तुम्हारा विवाह करीब करीब निश्चित ही है। लेन देन भी विवाह पूर्व ही हो जाएगा। बस इस बार तुम लड़की देख लो। शीघ्र आ जाओ बाबूजी। इस पत्र ने मेरे सुलगते हुए जीवन में आहुति का काम किया। एकाएक मेरे अंदर का विद्रोही पौरुष उबल उठा और खूब सोच समझकर मैंने बाबूजी को प्रतिरोध का पत्र लिख ही डाला। बाबूजी, इन भ्रष्ट सामाजिक परंपराओं और कुरीतियों के कारण विवाह का जो दुखद अनुभव मुझे हुआ है, उसकी यादें मेरे जीवन से हमेशा जुड़ी रहेंगी। न जाने उस निर्दोष युवती का क्या हुआ होगा। मेरे दब्बू व्यक्तित्व ने एक युवती का संपूर्ण जीवन नष्ट कर डाला और मैं आपसे यह न कह सका कि मोटरसाइकिल से अधिक महत्व मानवीय मूल्यों का है। सर्वेश। पत्र के प्रति उत्तर निश्चित से ही मेरे अनुकूल नहीं रहे। बाबूजी और माँ मुझे समझा समझा कर हार गए, किंतु मेरा निश्चय अटल रहा। अब तो बस एकाकी जीवन साथ रह गया और रह गई ये तस्वीरें, जो मेरे अतीत के उन उल्लासमय क्षणों की मुख्य साक्षी हैं, जिन क्षणों को मेरे दब्बूपन ने केवल स्मृति चिन्ह बनाकर छोड़ दिया। ऐसी ही तस्वीरें अमित के एल्बम में देखकर मेरा हैरान होना स्वाभाविक था। 2 दिनों बाद जब अमित की ऑफिस आया तो उसे मैंने किसी बहाने से अपने घर बुलाया और अपने एल्बम की वही तस्वीरें दिखाई जो अमित के पास थी। वह भी अवाक रह गया और पूछ ही बैठा, आपके पास ये फोटो कैसे सर? यही प्रश्न तो मैं पूछने वाला था। सर, मेरा तो वहीं विवाह हुआ है, किंतु आपकी फोटो उसी स्थान की और वही वैवाहिक समारोह की। कहीं आप ही वह व्यक्ति तो नहीं जो मोटरसाइकिल न मिलने पर युवती को अविवाहित छोड़ भाग आए थे? हाँ अमित, मैं वही कायर व्यक्ति हूँ जो उस समय अपने पिता के अमर्यादित निर्णय का प्रतिरोध न कर सका। उस दिन से लेकर आज तक मैं पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहा हूँ। केवल इतना कर सका कि आजीवन अविवाहित रहने का निर्णय कर लिया है। मैं अमित के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। सर, आपने जिस सहजता से इस संपूर्ण घटना को स्वीकार किया, यह वास्तव में इतनी सहज घटना नहीं थी। आपकी बारात वापसी के बाद उस युवती के माता पिता तो विक्षिप्त से हो गए। उस लड़की ने छत से कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास भी किया।
किंतु किसी ने देख लिया और बचा ली गई। सारा गांव थू-थू कर रहा था आप लोगों पर। तुम कैसे पहुंच गए वहां? मैंने प्रसंग बदलते हुए पूछा। मैं तो अपने मामा के घर आया हुआ था। इस हृदय विदारक घटना की चर्चा गांव में फैलते देर न लगी। मैं भी वहां पहुंच गया। पूरी बात जानने और उस घर के सदस्यों के दुख दर्द को देखकर न जाने किस प्रेरणा से प्रेरित होकर मैंने स्वयं को विवाह के लिए प्रस्तुत कर दिया। मेरे मामा हैरान हुए, किंतु मैंने कहा, मामा जी, मैं कोई अपराध नहीं कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे माता पिता इस निर्णय से अप्रसन्न नहीं होंगे। फिर मैं बालिग और परिपक्व हूँ। मैंने उस लड़की के से केवल इतना कहा कि आजीवन तुम्हें सुखी रखने की कोशिश करूँगा। उसने मेरी बात सुनी और बोली, इस दुख की घड़ी में आपने हमारे परिवार का साथ दिया है, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप मुझे छलेंगे नहीं। यही उसकी सहमति का संकेत था। फिर विवाह हुआ, सब कुछ पहले जैसा, केवल आपकी जगह मैं था। लेकिन उस घटना का रचना के दिमाग पर ऐसा विपरीत प्रभाव पड़ा है कि विवाह से जुड़े किसी भी प्रसंग के सामने आते ही वह असहज हो उठती है। हर्षिता मेरी बेटी के विवाह में लड़के वाले कार की मांग पर अड़े हुए हैं। इस बात को भी रचना अपने विवाह से जोड़ लेती है और हताशा की दशा में बार बार कहती है कि हर्षिता का विवाह भी उसी की तरह अपमानजनक ढंग से टूट जाएगा। घर की ओर से विवाह में बुलेट की मांग है। मैं भी यह भी जानता हूँ कि हर्षिता, तुम्हारी होने वाली पत्नी के पिताजी इस मांग को पूरा कर पाने में असमर्थ हैं। दहेज की इस क्रूर कुरीति को नष्ट करने में तुम्हारे जैसे जवानों के पहल की आवश्यकता है। लेकिन अंकल, मैं अपने विवाह के बारे में अपने ही मुंह से ये सब बातें अपने पिताजी से कैसे कहूँ? आज से 24 वर्ष पूर्व यही मानसिकता मेरी भी थी बेटा। मैं अपने बड़ों से बात करने का निर्णय न ले पाया और आज तक पश्चाताप की आग में झुलस रहा हूँ। उस समय अमित ने जो निर्णय लिया, उस निर्णय पर आज भी अमित को गर्व है। क्या तुम नहीं चाहोगी कि तुम भी अपनी आज के निर्णय पर कल गर्व से मस्तक ऊंचा कर सको और समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत कर सको? बेटा, मैं अपने जीवन भर के अनुभव का निचोड़ तुमसे कह रहा था। अपने बाबूजी को समझाओ और फिर भी तुम लोगों का मोह नहीं छोड़ सकते तो मैं तुम्हें 3 लाख रुपए का चेक दिए जा रहा हूँ। खरीद लेना। यह मेरे लिए तो प्रायश्चित का एक अवसर है, लेकिन कभी कभी मनुष्य को पश्चाताप और प्रायश्चित का अवसर भी नहीं मिल पाता। कहीं मेरी तरह तुम्हें ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। कहते हुए उससे विदा ली। करीब सप्ताह भर में घोर असमंजस की स्थिति में रहा। क्या वह लड़का अपने बाबूजी को नहीं समझा सका होगा? क्या हर्षिता के विवाह का परिणाम भी रचना की तरह होगा? अनेकों अनुत्तरित प्रश्नों दिमाग में कौंधते रहे। एक दिन अचानक ही अमित बड़ा ही खुश होता हुआ मेरे घर आया। सर, चमत्कार हो गया। उन लोगों ने बिना किसी दहेज या उपहार के ही विवाह संबंध करना स्वीकार कर लिया है। लड़के के पिता ने मुझसे स्वयं भेंट की और बोले, शीघ्र ही विवाह की तिथि निकलवाइए और हर्षिता की बेटी को विदा कीजिए। अमित ने यह बात कहते कहते मुझे भी विवाह का निमंत्रण कार्ड पकड़ाया और बोला, सर, हर्षिता आपकी भी बेटी है। इससे अधिक मैं क्या कहूँ? वह मुझे निमंत्रित कर चला गया। विवाह के दिन हर्षिता के ससुर जी ने अमित से पूछा, भाई साहब, आपके प्रशासनिक अधिकारी सर्वेश तिवारी नहीं आए अब तक? बुलाया तो था, लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हैं? अमित ने पूछा। इसलिए कि उन्होंने ही मेरी अंतरात्मा को जगाया। उन्होंने मेरे बेटे से भेंट कर सारी घटनाएं बताई और यह भी कहा कि अगर तुम्हारे बाबूजी फिर भी अपनी मांग पर अड़े रहे तो यह 3 लाख रुपए का चेक उन्हें दे देना। मैं उन देवता समान व्यक्ति से मिलकर उनका चेक वापस करना चाहता था और अपनी अविवेकपूर्ण मांग के लिए क्षमा भी मांगना चाहता था। हर्षिता के ससुर जी ने वह चेक अमित को दिखाया। अमित स्तब्ध रह गया। सर्वेश नहीं आए, किंतु थोड़ी देर बाद उनका चपरासी आता दिखा पड़ा। उसने आकर अमित को एक पत्र पकड़ा। प्रिय अमित, हर्षिता के विवाह में सम्मिलित न होने से तुम्हें आश्चर्य और दुख होगा। इस विवाह में मेरी क्या भूमिका रही,
यह भी तुम जान चुके होंगे। लेकिन रचना की विवाह में अपनी लज्जाजनक भूमिका के कारण ही मैं उन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। वह मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगी, पढ़ना भी नहीं चाहिए। अतः मैं ना आ सका। हर्षिता बेटी से क्षमा चाहता हूँ। वह रुपए हर्षिता को मेरी ओर से उपहार स्वरूप दे देना। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे अब रचना को प्रसन्न और दुखों से मुक्त रखें। मैं संभवतः कभी न मिल सकूं, क्योंकि मैंने अपना ट्रांसफ़र करवा लेने का निश्चय कर लिया है। तब तक छुट्टी पर अपने घर पर ही रहूँगा। सभी को शुभकामनाएं। अमित स्तब्ध था। खैर, विवाह हुआ, हर्षिता पराई हुई, किंतु सर्वेश एकदम से पराये होते हुए भी अब अमित और रचना के हृदय में अपना स्थान बना चुके थे। वे सोच रहे थे, कोई व्यक्ति वर्षों पूर्व की गई भूल का ऐसा प्रायश्चित करेगा। सचमुच पश्चाताप और प्रायश्चित की यह पराकाष्ठा थी। कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।